हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। अब हम लोग ट्वेल्थ क्लास का जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आज में क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। अब सबसे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स की जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, उसको समझ लेते हैं। तो देखो, इसका बेसिक सा डेफिनेशन क्या है? दैट केमिकल काइनेटिक्स is study of rate of reaction and factors affecting it। पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है। ओके, और बाद में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आखिर हमें केमिकल काइनेटिक्स नाम की केमिस्ट्री की नई ब्रांच बनाने की जरूरत क्या पड़ी। तो देखो, जरूरत क्या पड़ी। आपने 11th क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था थर्मोडायनेमिक्स, जो अपने आप में एक 20 मार्क का था। वो चैप्टर देखो क्या कहता था। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, अगर कोई भी प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा तो कैसे होगा। सो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स का यूज करें तो कौन कौन से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो हमारे सिंपल सा क्राइटेरिया क्या है? वो प्रोसेस जिसमें डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव आएगा वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अब वो प्रोसेस जिसमें डेल्टा एस टोटल क्या होता है स्टूडेंट्स? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो वो प्रोसेस जिसमें डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग का जो टोटल वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगा, प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। अब देखो, आपको मैं एक सिंपल सी रिएक्शन देता हूं और आप मुझे बताना वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो देखो, रिएक्शन क्या है? ए गिव 3 टाइम्स ऑफ बी। रिएक्शन क्या है? ए गिव 3 टाइम्स ऑफ बी। और लेट, मैंने आपको कह दिया ये जो प्रोसेस है इसका डेल्टा एच रिएक्शन जो एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव है। अब आप देख के बताएं इस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज क्या आएगा। इस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज क्या आएगा? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक था ए का कोफिशिएंट कितना है? 1। और बी का कोफिशिएंट कितना है? 3। दैट मीन्स 1 मोल ए से 3 मोल बी बन रहा है। तो ओवरऑल नंबर ऑफ फ्री पार्टिकल्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो जी एंट्रोपी चेंज कैसा है? पॉजिटिव। आपको गिब्स इक्वेशन पता है दैट डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस रिएक्शन होता है, या डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल्स टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम होता है। अब अगर इसमें आप ये चेक करें तो ये तो मेरे पास में नेगेटिव आ रहा है इनटू टी। ये टर्म कैसी आ रही है? पॉजिटिव। इसका मतलब डेल्टा जी इस प्रोसेस का बच्चों कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। कौन से प्रोसेस की बात कर रहा हूं? इस वाले रिएक्शन की बात कर रहा हूं। इस वाली रिएक्शन का जो डेल्टा जी है बच्चों वो कैसा आएगा? नेगेटिव। दैट मीन्स ये वाली रिएक्शन जो है हमारे लिए कैसी है? स्पॉन्टेनियस है। बट हमेशा आप जो थर्मोडायनेमिक्स से आंसर निकालते हो ऐसा नहीं होता। देखो क्या है, अगर हम अब आपको एक और डेटा ये दे देता, ए गेव 3b, वही रिएक्शन मैंने फिर से लिखी है। अब मैं यहाँ पे लिखता दैट 1 मोल ऑफ ए got converted into B in 10 to power 10 years। अगर A का 1 मोल B में कन्वर्ट तो हो रहा है, पूरा पूरा मोल कन्वर्ट हो जाएगा, 3 मोल B बन जाएंगे, पर इसको होने में 10 की पावर 10 साल लगते हैं। तो आप सोच के देखो, ये जो A का कन्वर्जन B के अंदर हो रहा है ये हमारे जीवन काल में तो असंभव सा है ना। 10 की पावर 10 साल तक तो कौन जीता है यार। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज नेग्लिजिबल। रिएक्शन की रेट बहुत ज्यादा कम है, या टाइम ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा है, एक्सेसिवली लार्ज है। तो देखो प्रॉब्लम क्या आती है। अगर कोई प्रोसेस हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस तो है, बट उसका टाइम ऑफ प्रोसेस बहुत बहुत ज्यादा है,
इतना ज्यादा है कि हम तो मर जाएंगे पर वो प्रोसेस कभी जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट के अंदर नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिकली वो प्रोसेस हमारे लिए कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस ही तो है यार। थर्मोडायनेमिक्स ने तो कह दिया वो स्पॉन्टेनियस है, बट हमारे जीते जी तो ए का एक भी पार्टिकल बी में ढंग से कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। हम ये एनालाइज ही नहीं कर पाए कि ए के कितने पार्टिकल बी में कन्वर्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि बहुत स्लो रेट से कन्वर्जन हो रहा है। तो हमारे लिए अब केमिस्ट्री की नई ब्रांच को पढ़ना बहुत जरूरी हो गया। वो क्या है, वो ब्रांच जो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करे, और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करती है उसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो हमने ये तो पढ़ लिया कि केमिकल काइनेटिक्स का यूज क्या है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों टॉपिक, वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। बट हम डायरेक्टली कभी रेट ऑफ रिएक्शन पे नहीं पहुंच सकते। उसके लिए समझने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को और समझना पड़ेगा। देखो वो क्या है, लेट मैंने एक रिएक्शन को देखो क्या लिखा, लेट मेरे पास में ए था, ए प्लस 2b गेव 3c, इस तरीके से हमने रिएक्शन लिख दी, ए प्लस 2b गेव 3c, ये हो गया मेरे पास में। अब ये मुझे क्या बता रहा है कि जब ए का 1 मोल कंज्यूम होगा तो बच्चों उतने ही समय में बी के 2 मोल कंज्यूम होंगे, और उतने समय में सी के 3 मोल बन जाएंगे। अगर ए का x मोल कंज्यूम होगा तो उतने ही टाइम में बी के 2x मोल कंज्यूम होंगे, और सी के कितने मोल बनेंगे जी, सी के 3x मोल बन जाएंगे। तो अब देखो इससे मैं क्या कह सकता हूं, दैट रेट ऑफ disappearance of reactant A, ए मेरे पास में रिएक्टेंट है, लेट उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना हो गया, R1। दूसरा मैंने क्या लिखा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी, वो कितना है R2, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी, वो कितना है R3। क्या आप ढंग से ये बता सकते हो कि इन R1 R2 R3 का क्या रिलेशन होगा। तो देखो अभी मैंने क्या बोला था, जितने समय में ए का 1 मोल कंज्यूम होगा बी के 2 मोल कंज्यूम होंगे, दैट मींस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट R2 is equals to 2 टाइम्स ऑफ R1। एक तो ये रिलेशन मेरे पास में आ जाएगा। फिर आप चेक करें, जब ए का 1 मोल कंज्यूम होगा तो सी के 3 मोल बनेंगे, दैट मींस R3 is equals to 3 टाइम्स ऑफ R1। ये भी रिलेशन करेक्ट है। तो R1 R2 और R3 में क्या रिलेशन है, तो मेरे पास आ जाएगा R3 is equals to 3/2 टाइम्स ऑफ R2। क्या ऐसे हम इंटर रिलेशनशिप निकाल सकते हैं ना बच्चों, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसी चीज को देखो मैं कैसे एक्सप्रेस कर रहा हूं। अब यहां पर मैंने लिखा दैट रेट ऑफ disappearance of रिएक्टेंट ए, इसको लिखूंगा माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि बच्चों में रेट कभी नेगेटिव फॉर्म में नहीं लिखना है ना, रेट हमें पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता है कि ए जो है सर वो तो कंज्यूम होने वाला है, तो अगर ए कंज्यूम होगा तो टाइम अगर बढ़ेगा, डी टी पॉजिटिव है, टाइम तो बढ़ता ही बढ़ता है, तो डी ए भी कैसा होगा, डी ए यहाँ पर कैसा होगा नेगेटिव, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट माइनस ऑफ डी ए कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर हम लिखे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी, तो बच्चों कैसे नोटेशन लिखेंगे, इसको लिख देंगे माइनस ऑफ डी बी अपॉन डी टी। और इसी तरीके से अगर मैं लिखूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, प्लस ऑफ डी सी अपॉन डी टी। तो यही तो मेरे पास में बन गया। अब देखो रिलेशन मेरे पास में क्या आ गए, दैट R1 is equals to माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी, R2 is equals to माइनस ऑफ डी बी अपॉन डी टी, एंड R3 is equals to प्लस ऑफ डी सी अपॉन डी टी। आई थिंक इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इनके आपस में इंटररिलेशनशिप कैसे निकालेंगे, अभी हमने पढ़ा एस R2 is equals to 2 टाइम्स ऑफ R1, तो मेरे पास में देखो R2 क्या है,
minus of dB upon dt is equals to 2 times of minus of dA upon dt, और हम लिख सकते हैं that minus of dA upon dt is equals to half of minus of dB upon dt। ये रिलेशन हम आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई मैंने अजीब सा लॉजिक नहीं लगाया, बड़े आसान सी जो है एक्सप्रेशन में लिखे। इस तरीके से इस तरीके से बच्चों as R3 is equals to 3 times of R1, अगर R3 3 times of R1 है तो बच्चों हम रिलेशन क्या लिखेंगे, R3 कितना हो जाएगा मेरे पास में प्लस ऑफ DC अपॉन DT, है ना, कितना हो जाएगा मेरे पास में प्लस ऑफ DC अपॉन DT, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ DA अपॉन DT। एक तो रिलेशन ये मेरे पास में आ गया, और लास्ट वाला रिलेशन आप ट्राई करना as R3 is equals to 3 by 2 times of R2। अब आप क्या लिखेंगे, अगर R3 3 by 2 times of R2 है तो इसके रिलेशन में क्या लिखेंगे, तो R3 कितना हो जाएगा वही प्लस ऑफ DC अपॉन DT is equals to 3 by 2 times of माइनस ऑफ DB अपॉन DT। क्या ये बहुत टफ है क्या बच्चों, बिल्कुल भी टफ नहीं है, प्लीज इन बातों को आप अच्छे से समझ लेना। अब मैं देखो जितने भी रिलेशंस मैंने लिखे हैं इनको अब मैं साइमल्टेनियसली यूज कर, अभी ये देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा, that minus of dA upon dt, minus of dA upon dt will be equal to half of minus of dB upon dt, देखा, और ये मेरे पास में माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ प्लस ऑफ डी सी अपॉन डी टी। ये मेरे पास में सारे रिलेशंस आ जाएंगे। अब आप पूछेंगे सर ये आपस में बार बार इक्वेट करके आप क्या पूछ करवाना चाहते हो, अरे मैं वही तो करवाना चाहता हूँ, ये आईयूपीएसी के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन बताना चाहता हूँ, जो मैंने लिखा है वही तो रेट ऑफ रिएक्शन है। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी इट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। According to IUPAC, what is the definition of rate of reaction? Rate of reaction will be equal to rate of change in concentration of a component, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखो ये तो आपने अब यहाँ पे करा, अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या दिया, ए के फॉर्म में क्या दिया, माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी 1 डिवाइडेड बाय 1 1 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा, माइनस ऑफ डीबी अपॉन डी 1/2। अब यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में ये जो आपने रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट लिखा है, इसको आप कौन से फॉर्म में लिखेंगे, अगर आप रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे तो फॉर रिएक्टेंट इट विल बी रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अगर रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इट विल बी रेट ऑफ डिसअपियरेंस। एंड फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए इसको क्या लिखेंगे, इट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो क्या आपको आईयूपीएसी डेफिनेशन आ गया रेट ऑफ रिएक्शन का। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए कंपोनेंट which can either be expressed in terms of rate of disappearance of the reactant or rate of formation of the product multiply by 1 upon the stoichiometric coefficient, ये बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए एक बात बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना, क्या इस रिएक्शन को जब बैलेंस करेंगे तो सभी कंपोनेंट्स के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे होने चाहिए मेरे पास में, नॉन फ्रैक्शनल होने चाहिए, आप फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स का यूज नहीं करें। आगे बढ़ो, अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूं तो आप मुझे बताना कि किस तरीके से आप उसके रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को लिखेंगे। रिएक्शन बच्चों देखो क्या है, 2a प्लस 3b के 4 टाइम्स ऑफ c, इसके देखो क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे हाफ ऑफ, हाफ 1/2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 2 तो a का कोएफिशिएंट है, माइनस ऑफ dA अपॉन dt, इट विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ
minus of dB upon dt, and it will be equal to 1 by 4 of plus of dC upon dt। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर जो है बच्चों वो क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका हो गया। सेकंड वाले केस में मुझे आप बताना कैसे करेंगे। अगर मैं ऐसे लिखता बच्चों a प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ b के 5/2 टाइम्स ऑफ c, अब हम क्या करेंगे, क्या ऐसे रिएक्शन को यूज कर लेंगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उसके नॉन फ्रैक्शन कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखना चाहिए। तो क्या इसी रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे, सिंपलेस्ट नॉन फ्रैक्शनल कोफिशिएंट का यूज करेंगे, तो क्या 2a प्लस 3b ये 5 टाइम्स ऑफ c बन जाएगा ना, बन जाएगा आराम से। अगर बच्चों ये बन जाएगा तो मेरे पास में फिर से क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ माइनस ऑफ dA अपॉन dt will be equal to 1 by 3 minus of dB upon dt, it will be equal to 1 by 5 plus of dC upon dt, it will be rate of reaction। क्या आप सीख गए कि रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं? जैसे ही आप केमिस्ट्री में सीख जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, वैसे ही अब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो इसका न्यूमेरिकल पार्ट कैसे लिखेंगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको देता हूं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, a प्लस 2b gave 4c if rate of disappearance of reactant A is 2.4 multiply 10 to power minus 2 mole liter inverse second inverse, है ना। इतनी कंसंट्रेशन इतने सेकंड में डिसअपियर हो रही है। देन फाइंड क्या करना है, फर्स्ट रेट ऑफ disappearance of B, second rate of formation of C, third rate of reaction। ये तीन चीजें आपको बतानी है। देखो फर्स्ट वाले पॉइंट की तरफ आते हैं, इसमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी क्या होगा, हमें पता है डेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी कोफिशिएंट से बता रहा है डेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी विल बी 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा क्या बन जाएगा, डेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी का डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 2 और आगे जो यूनिट है उसी को यूज करेंगे। फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कितना होगा, वो 4 टाइम्स होगा ए का, तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अरे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 1 by 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी, दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो ये हो जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? अब इसको और समझने के लिए एक और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों मेरे पास में, अब है 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस 5 टाइम्स ऑफ बी के 7 टाइम्स ऑफ सी प्लस 3 डी तरीके से है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन का देखो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, इफ माइनस ऑफ dB अपॉन dt, if minus of dB upon dt equals to 5 multiply 10 to power minus 3 mole, that is मोलेटी के फॉर्म में लिख दिया, मोलेटी सेकंड इनवर्स। फाइंड, तो आपको देखो फाइंड क्या करना है, दूसरी फाइंड करनी है। फर्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, आपको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। और सेकंड आपको क्या पता लगाना है इसके अंदर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ये दो बातें पता लगानी। कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मुझे पता लगाना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखो यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1 by 5 माइनस ऑफ dB अपॉन dt, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है। तो मेरा कितना हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन 10 की पावर माइनस 3 मोलरिटी सेकंड इनवर्स बन जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कितना होगा, तो देखो सी के फॉर्मेशन की जो रेट है वो बी के रेस्पेक्ट में हो जाएगी, बी के डिसअपियरेंस के रेट से 7/5 टाइम्स हो जाएगी।
जाएगा 7/5 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ डी पी अपॉन डी टी। तो ये मेरे पास में बच्चों रेट क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास में आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10⁻³ एंड सेकेंड इनवर्स। आई थिंक आपको मेरा ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया है। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? इट इज आइदर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अब टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको बताया यार, रेट ऑफ रिएक्शन जो सर होता है वो आइदर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखा जा रहा है या रेट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो अगर मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट के अलग अलग टाइप्स मिल जाए तो मैं ये पता लगा दूंगा डेट रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप क्या होता है। तो देखो, अब अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली वो है क्या, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है, पर उन्हीं से हम क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट मेरे पास में क्या आता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या आता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए कंपोनेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए कंपोनेंट केवल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, डिवाइडेड बाय अ सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल, है ना। रेट किसी फॉर्म लिखेंगे, चेंज अपॉन टाइम तो हो जाएगा सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल। तो इसे लिख देंगे डेल्टा कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, ये बन जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसलिए टाइम गैप मेरे पास में सिग्निफिकेंट होना चाहिए, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है उसको मैं कैलकुलेट कर सकूं या ऑब्जर्व कर सकूं। सेकेंड टाइप मेरे पास क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड टाइप क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें देखो क्या है, अगर जो मेरे पास में टाइम इंटरवल है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाए तो उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाल रहे होंगे, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको देखो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा सी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, जिसमें डेल्टा टी जो है वो यहाँ से टेंड्स टू कहाँ होगा, जीरो। अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब बहुत छोटा टाइम इंटरवल हो गया, तो ये मेरे पास में बन जाएगा डी सी अपॉन डी टी। इतनी देर जो मैं लिखे जा रहा था ना, डी अपॉन डी टी माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी माइनस ऑफ डी बी अपॉन डी टी प्लस ऑफ डी सी अपॉन डी टी, वो सब कुछ मैं इंस्टेंटेनियस रेट के फॉर्म में लिख रहा था, पर आप चाहें तो वो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी के फॉर्म में भी लिख सकते। अब ये तो मैंने एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट जो है डेफिनेशन के फॉर्म में बताया, पर इसी को अगर मैं ग्राफिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करूं तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, कंसंट्रेशन प्रोफाइल फॉर रिएक्टेंट्स एंड। तो देखो बच्चों, पढ़ते हैं और इन डेफिनेशंस को मैंने एंड नहीं किया है, अभी मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। अभी देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन प्रोफाइल्स फॉर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन प्रोफाइल जो है उनका हम स्टडी करें। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन प्रोफाइल? एक रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको बोलेंगे कंसंट्रेशन प्रोफाइल। दीज आर ग्राफिकल representations of change in concentration of the reactants, और केवल रिएक्टेंट से क्यों, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, और प्रोडक्ट्स, इनको बोलते हैं कंसंट्रेशन प्रोफाइल। क्या बोलते हैं इनको? कंसंट्रेशन प्रोफाइल। अब देखो ये कितने तरीके के हो सकते हैं। तो देखो अगर मेरे पास में मैंने इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ कर लिया, कंसंट्रेशन और ये मेरे पास में क्या आ गया, टाइम, कंसंट्रेशन और टाइम।
कंसंट्रेशन और टाइम। इस तरीके से मैंने ग्राफ करे। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ, देखो। अगर मैं लिखूँ ये मेरे पास में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का ग्राफ है, अगर ये मेरे पास में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ, अगर हम कहें जी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ इस तरीके का आ रहा है, हाइपरबोलिक आ रहा है, तो देखो ये क्या बता रहा है कि पहले रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा था, मतलब प्रोडक्ट तेजी से बन रहा था। बाद में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो है चेंज हो रही है, बट डिक्रीज होना धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। बाद में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो गया। तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाऊंगा, इसी के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ग्राफ बनाऊंगा, तो बच्चों कैसा बनना चाहिए कि सर इस टाइम में क्या होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पहले तेजी से बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और जब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाएगी सर, तब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी चेंज होना बंद हो जाएगी। इस तरीके का ग्राफ बनना चाहिए। अरे मेरी बात समझ में। अब बताना मुझे बच्चों कि अगर मैंने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ ऐसा बना दिया, लीनियर है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ मैंने इस तरीके से प्लॉट करा, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टाइम के साथ में इस तरीके से वेरी कर रही है। अब आप मुझे बताएं कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन किस तरीके की वेरी करेगी। तो देखो इसके लिए अगर आप प्रोडक्ट कंसंट्रेशन वाला ग्राफ बनाते तो कैसे बनता, अगर आप यहाँ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाते, तो अगर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी कैसा होना चाहिए, आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन ही आना चाहिए था। देखो ये स्ट्रेट लाइन आ गई। बट एक प्रॉब्लम है, ढंग से देखो इस ग्राफ को चेक करना। इस ग्राफ में चेक करो कि आपके पास में यहाँ पे क्या था कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एक टाइम के बाद में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। एक टाइम टी आएगा, टी वो रिएक्शन का 100% टाइम हो गया, तब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी तो क्या प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी, नहीं, तब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाएगी, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। तो बच्चों ये जो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, इसी ग्राफ में आगे क्या होगा, हमारे पास में ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। आई मेरे पास समझ में। और ये जो मेरे पास में ग्राफ है, इस ग्राफ में ये जो मेरे पास में इंटरसेक्शन या पॉइंट मिल रहा है, ये क्या बन जाएगा, टी 100%। तो देखो एक बात बिल्कुल अपने मन में सेट कर लो, वो क्या है, अगर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली ड्रॉप हो रही है और बाद में सैचुरेट हो रही है, जैसे इसमें हो रहा है, देखो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली ड्रॉप हो रही है और बाद में सैचुरेट हो रही है, तो जी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन भी एक्सपोनेंशियली पहले इंक्रीज हो रही होगी और बाद में सैचुरेट हो रही होगी। ये बात समझ में। अगर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लीनियरली ड्रॉप हो रही है, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन भी लीनियरली क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन तो ड्रॉप होते हुए जीरो को अचीव करेगी, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ड्रॉप होते हुए जीरो को अचीव करिए, तो जो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होते हुए अपने मैक्सिमम पॉइंट को अचीव करेगी, और मैक्सिमम पॉइंट के बाद में वो सेचुरेट हो जाएगी। आइए आपको मेरी बात समझ में। अब देखो बात करते हैं, मैं इतनी सारी रामायण क्यों बना रहा था, क्योंकि मुझे क्या पढ़ाना था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो कैसे निकालेंगे। आगे तरफ बढ़ते हैं। अगर मेरे पास में इस तरीके का ग्राफ आए, अगर मेरे पास में इस तरीके का ग्राफ आए, ग्राफ यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये जो है वो तो मेरे पास में बन गया रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और यहाँ पे टाइम। और बच्चों देखो जो ग्राफ मेरे पास में आ रहा है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है। ओके, मेरी ड्राइंग बहुत सुंदर नहीं है, मैं थोड़ा सा आप चेक कर लेना, इस तरीके का आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन दो अलग अलग टाइम पर होगी। ओके, ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन दो अलग अलग टाइम पर होगी, ये अपने पास में दो अलग अलग टाइम आ गए। ये मेरे पास में टाइम क्या हो गया T2, ये टाइम क्या हो गया T1। ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो है इसको कर लेते हैं यहाँ पर C1 और यहाँ पर क्या कर लेते हैं C2। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो हमारे लिए C2 का वैल्यू C1 से कम होगा, बट T2 तो T1 से क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता दैट एवरेज रेट ऑफ disappearance of the reactant, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, तो मैं कैसा लिखता, इट विल बी इक्वल टू जो फाइनल मेरे पास में रेट है C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, चेंज तो यही होता है।
बट आपको पता है कि डिसअपियरेंस वाले के अंदर नेगेटिव साइन आता है, तो नेगेटिव साइन आपके पास में आ गया। इसको ओवर ऑन लिख देंगे माइनस ऑफ डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। सीधी बात आपको समझ में आ रही है? वैसे ही अगर इसी के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम क्या करते, इसी के कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करते, तो इस तरीके से ग्राफ होता। उस ग्राफ में देखो यहाँ पर क्या करते कि जो मेरे पास में प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है उसको यहाँ पे लिखा, जो मेरे पास में प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइम टी। तो अभी मैंने कहा कि अगर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होते हुए डिक्रीज होते हुए सैचुरेट होगी, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली पहले इंक्रीज होते हुए बाद में क्या हो जाएगी, सैचुरेट। तो अब मेरे पास में दो अलग अलग टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन आ गई। ये कंसंट्रेशन इसका आ गया, इस कंसंट्रेशन को P1 बोल देते हैं और इस कंसंट्रेशन को P2 बोल देते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो कितना हो गया T1, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो कितना हो गया T2। अब इसके लिए अगर मैं लिखूं that average rate of formation of the product, the average rate of formation of the product, तो देखो उसको क्या लिखूंगा, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। और आप बच्चों देख सकते हैं कि P2 का वैल्यू किसी P1 से बड़ा आएगा। दैट मीन्स मेरे पास में ये जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, फाइनली पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मेरे पास में हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ हीट। अब देखो ढंग से मेरी बात सुनना, अगर मैं लिखता 3 टाइम्स ऑफ आर, 5 टाइम्स ऑफ पी, एक रिएक्शन जो है 3 टाइम्स ऑफ आर और 5 टाइम्स ऑफ पी है, इस तरीके से रिएक्शन को मैं लिख रहा हूं, तो ग्राफ तो ऐसे ही बनेंगे। अगर मैं कहूँ ग्राफ ऐसे बन रहा है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इस तरीके से डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जिस तरीके से इंक्रीज हो रही है उसी फॉर्म में इंक्रीज हो रही है, तो इस केस में मेरे पास में रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे। तो बच्चों देखो ढंग से मेरी बात सुनना, इस वाले केस में मेरे पास में जो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 1/3, 1/3 माइनस ऑफ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और इट विल बी इक्वल टू 1/5 प्लस ऑफ डी कोई जगह डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं कि सामने जो दिखा उसी को रेट ऑफ रिएक्शन मान के क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। आप कभी भी ये जो कंसंट्रेशन प्रोफाइल दे रखे हो उससे डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन मत निकाल देना। जो भी कंसंट्रेशन प्रोफाइल दे रखे हैं उसे डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन मत निकाल देना। पहले आप चेक करना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। अगर उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है, तो जो आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट निकाल रहे हो वही मेरे पास में क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं है, और ऐसा जनरली ऐसा होगा कि उसके कोएफिशिएंट कुछ और होंगे क्योंकि सामने वाला चाहता है कि आप क्वेश्चन गलत करो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1/3, जैसे मैं यहाँ पे लिखा रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और 1 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इस तरीके से आप एक्सप्रेस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं उसको समझ लेते हैं। देखो देखो मेरे पास में फिर से वही ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर मैंने क्या करा, ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है और ये टाइम है, और इस वाले ग्राफ को मैंने ऐसे प्लॉट करा। तो एक बहुत ही छोटा इंटरवल उठा लेते हैं, ये वाला इंटरवल हमने उठा लिया। तो इस इंटरवल में जो कंसंट्रेशन का चेंज है वो कितना हो गया मेरे पास में dr, और जो टाइम गैप है वो कितना हो गया dt। तो ओवरऑल मेरे पास में देखो, इस ग्राफ में आप ढंग से नोट करना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस ग्राफ में आप ढंग से नोट करना कि मेरे पास में यहाँ पर बच्चा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। अब ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी इसका आप टेंजेंट निकाल सकते हैं ना, यहाँ पर थीटा निकाल सकते हैं ना, तो ये जो एंगल है वो भी आपको क्या बता सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो द वैल्यू ऑफ टेंजेंट और द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन एट अ पर्टिकुलर slope of the straight line at a particular instant give the instantaneous rate of reaction। और आप चाहे तो ऐसे लिखते हैं that r instantaneous rate of reaction is equal to minus of dr upon dt
मल्टीप्लाई बाय 1/its स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना, एंड इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू tan थीटा। क्योंकि इसी तरीके से हम स्लोप निकालते हैं। आप 12th क्लास में आगे आपको स्लोप निकालना आता होगा। तो अगर हम ऐसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट निकाल देंगे तो हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को भी निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने ये तो पढ़ लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से लिखते हैं। अब हमारा आज में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्या है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। देखो इसका मीनिंग क्या है, ढंग से आप मेरी बात सुनना। अगर आप एक केमिकल रिएक्शन के एक सिंगल स्टेप को लिखते हो, क्या करते हो, एक केमिकल रिएक्शन के सिंगल स्टेप को लिखते हो, तो उसके सिंगल स्टेप में साइमल्टेनियसली कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। क्या बोलते हैं उसको? मॉलिक्यूलरिटी। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट इन a single step of a chemical reaction is known as molecularity of that chemical step. Okay, तो उसका डेफिनेशन में लिख देता हूं, that number of reactant molecules that can simultaneously participate in a single step of a chemical reaction is known as molecularity of that step, is known as molecularity of that step. अब आप लोग मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात आप याद रखना, अगर कोई आपको एक केमिकल रिएक्शन का स्टेप दे और उस स्टेप के अंदर जो भी रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट है, प्रोडक्ट के कोफिशिएंट है, सभी नॉन फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है, तभी आप मॉलिक्यूलरिटी फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो आप मॉलिक्यूलरिटी फाइंड नहीं कर सकते। तो देखो जैसे मैं आपको रिएक्शन से ये सॉल्व कराने ट्राई कराता हूं। जैसे मैंने आपको पहले दिया दैट ए प्लस बी गिव सी, ये बच्चों एक सिंगल स्टेप है। क्या है बच्चों? ये एक सिंगल स्टेप है। तो बताओ क्या मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबके कोफिशिएंट जो है वो नॉन फ्रैक्शनल रखे? बिल्कुल रखे। इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो अगर मैं इसके रिएक्शन के मॉलिक्यूलरिटी की बात करूं बच्चों, तो जो इसका मॉलिक्यूलरिटी है वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सेकंड की बात करते हैं। अगर मैं ऐसे लिखता a प्लस हाफ ऑफ b गिव c, a प्लस हाफ ऑफ b गिव c, और मैं कहता बच्चों ये मैंने एक सिंगल स्टेप को डिनोट करने की कोशिश करी है, तो आप कहते सर आपने गलत करा है। कैसे गलत करा है? सर आप आधा बी कहां से लेके आ गए? आप आधा मॉलिक्यूल कहां से लेके आ गए रिएक्शन में रिएक्ट कराने के लिए, या फिर आधा एटम या आधा कुछ भी पार्टिकल कहां से लेके आ गए? पार्टिकल तो पूरा होना चाहिए। तो बच्चों इसी रिएक्शन को फिर मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, 2a प्लस बी गिव 2 टाइम्स ऑफ सी। ये मेरे पास में एक्चुअली सिंगल स्टेप का एक एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। इस केस में बच्चों को आपसे पूछे जी मॉलिक्यूलरिटी कितना आएगा, आप कहेंगे ए के रिस्पेक्ट में 2 आ रहा होगा, बी के रिस्पेक्ट में 1 आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे जो आपके पास में मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में मुझे आप करके बताना। अगर मैं इस तरीके से लिखता दैट CH3 Cl प्लस Cl2, ये गैस है, ये गैस है, इन दोनों का रिएक्शन हुआ और बना यहाँ पर CH2 Cl2 प्लस HCl। तो आप इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या निकालेंगे? मैं कह रहा हूं कि ये सिंगल स्टेप, बच्चों ये जो प्रोसेस है वो सिंगल स्टेप। तो आप क्या कहेंगे? सर इसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूलरिटी 1, इसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूलरिटी 1। तो सर अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगी
अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2। फिर एक रिएक्शन में ऐसे दिखता है N2 + 3H2 गिव ट्वाइस NH3। ये तो हेबर्स प्रोसेस है, आपको पता है अमोनिया बनाने के काम आता है। तो बच्चों को आपसे मैं पूछूं कि ये रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप में हो रही है तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर N2 का कोफिशिएंट 1 है और H2 का कोफिशिएंट कितना है 3। तो सर यहाँ मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अच्छा बच्चों यहाँ पर 4 आ जाएगी। तो अब मुझे फिर यहाँ बताओ, अब आप बताओ, अगर N2 + 3Cl2 ये ट्वाइस ऑफ NCl3 हो जाए, N2 + 3Cl2 ट्वाइस ऑफ NCl3 हो जाए, तो बच्चों अब यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी? अब यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी? N2 का 1 और Cl2 का 3। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी सर? यहाँ मॉलिक्यूलरिटी 4 आ जाएगी। बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ मॉलिक्यूलरिटी 4 नहीं होगी। ऐसा क्या हो गया कि मॉलिक्यूलरिटी 4 के इक्वल नहीं? एक्चुअली देखो, इन दोनों रिएक्शंस को आप कंपेयर करो। N2 के साथ में कौन से मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं? 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। बेचारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा है। पर यहाँ पर N2 के साथ में कौन से जुड़ रहे हैं? 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा है। तो देखो कंसेप्ट यहाँ पर क्या बनता है, जब हमारे पास में मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू जा रहा है वो 3 के आगे निकालने का आप ट्राई कर रहे हो, और उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आइदर सेकंड पीरियड से बिलोंग करेंगे या सेकंड पीरियड से हायर एटम्स होंगे। तो उस केस में मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 3 को क्रॉस नहीं कर सकती। तो हम जनरली क्या कहते हैं, दैट जनरली वैल्यू ऑफ molecularity of a chemical reaction is less than 4 due to steric factors। what are steric factors? तो पार्टिकल का साइज क्या होगा? बड़ा। और बच्चों देखो ये कंसेप्ट जनरली कब लगेगा? जब हमारे पास में जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिकल्स या जो एलिमेंट्स हैं वो सेकंड पीरियड या हायर पीरियड से बिलोंग करें। अगर वो फर्स्ट पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं तो फर्स्ट पीरियड में एक ऐसी स्पीसीज है जो रिएक्शन करती है, हाइड्रोजन। तो N2 + 3H2 एक्सेस में क्या है? हाइड्रोजन। तो एक्सेस में हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूलरिटी 3 के बराबर हो गई। N2 के रिस्पेक्ट में 1 है तो मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर कितनी आ रही है? 4। पर जनरली ऐसा नहीं होता, क्योंकि जनरली जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट्स होते हैं, जो स्पीसीज होती हैं, वो सेकंड पीरियड या किसी हायर पीरियड से बिलोंग करती है। तो मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 और मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 4 आर नॉट पॉसिबल ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर्स, मतलब साइज के फैक्टर के कारण इस तरीके का होता है। फिर क्या मॉलिक्यूलरिटी 0 हो सकती है? कि सर क्या मजाक कर रहे हो, मॉलिक्यूलरिटी 0 कैसे होगी? क्या कोई रिएक्शन में कोई मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट नहीं करेगा? तो बच्चों जो मॉलिक्यूलरिटी होती है एक रिएक्शन की, जो एक रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है, इट कांट बी इक्वल टू 0। अब क्या मॉलिक्यूलरिटी जो है वो नेगेटिव हो सकती है? कि सर आप क्या मजाक कर रहे हो, मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव कैसे हो जाएगी? नेगेटिव मॉलिक्यूल कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? -2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, मजाक हो गया। तो मॉलिक्यूलरिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। फिर क्या मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल हो सकती है? क्या मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल हो सकती है? तो देखो अभी मैंने कहा था स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हमें यूज करने हैं वो नॉन फ्रैक्शन यूज करने हैं। यार तुम आधा मॉलिक्यूल कहाँ से यूज करोगे? तो देखो होता क्या है, किसी रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो उसके एक सिंगल स्टेप के अंदर साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का नंबर होता है। ये नंबर आइदर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। ये मैं जनरली केस में बताया। ये नंबर 4 कब हो सकता है? जब N2 + 3H2 वाले की बात करेंगे तो नंबर 4 हो सकता है। पर मेजोरिटी ऑफ केस में 99.9999% में, क्योंकि एक ही तो एक्सेप्शन है हमारे पास में, एक ही ऐसा एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, एक ही ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ मॉलिक्यूलरिटी हम जो है 4 के इक्वल कर पा रहे हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, और हमारे लिए मॉलिक्यूलरिटी जो होता है वो 3 को क्रॉस नहीं कर सकता। अब सोचो, अगर मैं ये कहूं कि एक रिएक्शन है ए, जो है जो ए है वो कन्वर्ट हो रहा है डी के अंदर। अब इसके देखो स्टेप्स क्या हैं, इसके जो स्टेप्स हैं उस पर आप फोकस करें।
इसके स्टेप्स क्या बन जाएंगे, पहले ए बी में कन्वर्ट हुआ, ये स्टेप 1। बाद में जो ए तो बी में कन्वर्ट हो गया, बाद में हमारे पास में जो बी है वो सी में कन्वर्ट हुआ, और जो बाद में सी है वो डी में कन्वर्ट हुआ। अगर कोई आपसे पूछे इस वाले स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा, तो आप कहेंगे 1, क्योंकि एक ए पर कर रहा था। इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा 1, इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा 1। तो बताओ बच्चों इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा, ए गिव डी रिएक्शन जो है इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा, क्या बता सकते हो? तो आप ऐसे मत कर देना कि सर ए गिव डी जो है, अब इसमें हैश रॉ लगा दे रहे हैं जैसे हम थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर करते थे कि ए से बी से सी और सी से डी गए, सबका मॉलिक्यूलरिटी 1 1 1, तो नेट मॉलिक्यूलरिटी कितना आ गया 3। आप थप्पड़ खाने का काम करोगे, आप बेवकूफी कर जाओगे। कैसे बेवकूफी पड़ जाओगे, आप सोच के देखो, क्या ए से बी एक अलग केमिकल रिएक्शन है, बी से सी एक अलग केमिकल रिएक्शन है, और सी से डी एक अलग केमिकल रिएक्शन है? अगर ये रिएक्शन जो है अलग अलग केमिकल रिएक्शन है, तो क्या आप वो दो अलग केमिकल रिएक्शंस को आपस में इंटरमिक्स कर देते हो क्या? आप कहते हो तो मैं इस वाले ए से बी ए के बी रिएक्शन को बी के सी रिएक्शन से जोड़ सकता हूँ। अरे अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो दुनिया में सभी रिएक्शन होने वाली, सब जितनी भी रिएक्शन दुनिया में चल रही है सभी रिएक्शन को आपस में जोड़ दो, है ना? सभी रिएक्शन को अगर आप आपस में जोड़ देंगे तो सबकी मॉलिक्यूलरिटी ऐड हो जाएगी, तो फिर किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कभी निकल ही नहीं पाएगी। तो याद रखना किन्हीं दो अलग अलग केमिकल स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी कभी भी ऐड नहीं होती। तो कंसेप्ट क्या बनता है, नेवर, कंसेप्ट क्या बनता है, नेवर ऐड molecularity of different steps of chemical reactions। केमिकल रिएक्शंस के जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं उनकी मॉलिक्यूलरिटी कभी भी ऐड नहीं करनी चाहिए। ऐड करेंगे तो आप मॉलिक्यूलरिटी का गलत आंसर निकाल दोगे। दैट मीन द कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। द कंसेप्ट ऑफ molecularity is not applicable for multi-step reactions, और जिनको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पर एप्लीकेबल नहीं है। आपको समझ में, सिंपल रिएक्शन पर एप्लीकेबल है बट ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ठीक, यहाँ तक हमने मॉलिक्यूलरिटी को कंप्लीट कर दिया।